अभी जिस तरीके से परमाणु ऊर्जा पर न्यूक्लियर पावर पर भारत आज जहाँ पहुँचा है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी जानकारी दी। तो ये किस तरीके से ये पूरा वर्क हो रहा है 2045 तक भारत का जो लक्ष्य है उसे कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद वहाँ पर अटैच हैं। एक्चुअली अपना जो भारत है, उसके मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन पिलर हैं। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। और तीनों ही पिलर की मेन जो बैकबोन है वो है बिजली। और अभी हमारे यहाँ करीबन 70% बिजली कोयले से बनती है। और कोयला हम मतलब मैक्सिमम अच्छी क्वालिटी का कोयला हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। और हमारा करीबन 12,000 करोड़ रुपया भारत से बाहर चला जाता है कोयल, ऑयल, गैस इनको खरीदने में। तो भारत को यदि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि कोल की समस्या है या गैस की समस्या है, तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें भारत के ही सोर्सेस को आगे बढ़ाना होगा। और भारत के अंदर पूरे विश्व का 85% परमाणु ईंधन है, थोरियम। अकेले भारत के पास इतनी बड़ी मतलब क्षमता में उपलब्ध है कि हम 500 सालों तक भारत को 5,000 यूनिट बिजली पर पर्सन प्रति साल दे सकते हैं, जो अभी 1,000 यूनिट है। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक शक्ति है भारत के पास। लेकिन समस्या है परमाणु ऊर्जा में कि लोगों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं है। लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां है, डर है। तो लोग इसका विरोध करते हैं। तो जब भी भारत सरकार के परमाणु रिएक्टर का मतलब अनाउंसमेंट होता है, तो 10-10 साल लोगों के विरोध में चला जाता है। तो मेरा पीएचडी इसी विषय में है, भारत के परमाणु बिजली घरों का अध्ययन, इससे संबंधित क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, लोगों के कल्याण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। मैंने सन 2008 में राजस्थान विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट किया। सन 2009 में मैंने पोस्ट डॉक्टर ट्रेनिंग किया परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार, मुंबई। और वहीं से मुझे नाम मिला भारत की परमाणु सहेली। तो भारत के पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और प्रजा में इसकी अवेयरनेस नहीं है, लोग इसका विरोध करते हैं। तो हमारे परमाणु बिजली घर 10-10 साल विरोधों में अटक जाते हैं। तो मैं प्रोफेसर थी सन 2010 में राजस्थान जयपुर में। और 2011 में जापान के अंदर भूकंप और सुनामी आई और पूरे देश में परमाणु ऊर्जा का विरोध हुआ, फुकुशिमा जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद में। तो मैंने अपना नौकरी छोड़कर मिशन लिया, लोगों को मैं जागरूक करूं। तो मैंने हरियाणा में काम किया। वहाँ पर सन 2011-12 में 2800 मेगावाट का परमाणु बिजली का, जिसका बहुत विरोध था, वो चालू हुआ। राजस्थान का बांसवाड़ा चालू हुआ, तमिलनाडु के लिए काम किया। और अभी गुजरात के अंदर भी मेरे जन जागृति अभियान चल रहे हैं। अभी जिस तरीके से ये पूरा जो न्यूक्लियर सिस्टम है ये सब स्वदेशी की तरफ आगे बढ़ रहा है, जो अभी हमने देखा उसको लेकर के। एक्चुअली मैंने बताया कि भारत के पास सबसे ज़्यादा परमाणु ईंधन है थोरियम। लेकिन थोरियम से हम सीधे रूप में बिजली नहीं बना सकते। थोरियम जो है वो फर्टाइल एलिमेंट है और हमें फिजाइल चाहिए। तो अभी जो हमारे देश में करीबन 23 रिएक्टर काम कर रहे हैं, उसमें हम यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं। यूरेनियम हम इंपोर्ट कर रहे हैं कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया से। और हमारे पास उतना यूरेनियम नहीं है। और यूरेनियम भी हमारे पास ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा। और हमारे पास भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूरेनियम हमें मिला है। और यूरेनियम से बिजली हम बना रहे हैं। अभी जितने भी रिएक्टर हैं उसमें हम यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं। यूरेनियम एक फिजाइल एलिमेंट है। लेकिन यूरेनियम से बिजली बनाने के बाद उससे जो फ्यूल बच जाता है, जिसको हम जैसे कोयला जलाते हैं तो राख बचती है, वो हमारे कोई काम की नहीं होती। ऐसे यूरेनियम को यदि हम बिजली बनाने में यूज़ करते हैं तो उससे जो फ्यूल बचता है उसका नाम है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम हमारे लिए वापस से रीयूज होने वाला फ्यूल है। तो यूरेनियम के बाद में प्लूटोनियम, वो बहुत बड़ी ताकत है। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने आज जिसका जो अनाउंसमेंट हुआ है, 500 मेगावाट का कलपक्कम में फास्ट बीडर रिएक्टर हमारा चालू हुआ है। तो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं प्लूटोनियम को। ये प्लूटोनियम हमारे को मिला है यूरेनियम से। तो प्लूटोनियम हमारे पास सेकंड फ्यूल है, जो उसी का ही रिप्रोडक्ट है, मतलब बाय प्रोडक्ट है। अब प्लूटोनियम से जब हम बिजली बनाएंगे, जैसे कलपक्कम में जो परमाणु बिजली का चालू होगा उसमें प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे। प्लूटोनियम में जब हम बिजली बनाएंगे तो उसको हम इससे समझ सकते हैं, जैसे कुकर में हम दाल पकाते हैं, दाल के साथ साथ हमने उसमें आलू भी डाल दिया, तो सेम हीट में सेम टाइम में आलू भी बॉयल हो गया। ऐसे ही प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम के साथ जो हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में थोरियम है, उसको हम उसमें डाल देंगे तो थोरियम हमारा फर्टाइल से फिजाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी यूरेनियम 233।
जो कि बहुत बड़ी ताकत भारत की है, मतलब इट इज़ अ फिजाइल एलिमेंट। तो इससे हम छोटे छोटे रिएक्टर भारत में लग पाएंगे, और भारत को 500 सालों तक 5,000 यूनिट बिजली पर पर्सन पर एनम हम दे सकते हैं। अब कुछ इस एनर्जी से जुड़ी हुई है परमाणु पहले के तौर पर जाना जाती है। 2045 तक भारत का जो लक्ष्यांक है उसे कैसे देखते हैं आप? क्या क्या बीच में समस्याएं हैं और इन्हें कैसे हम लोग पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? 2047 में हम मतलब भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत आत्मनिर्भर बने। तो भारत आत्मनिर्भर बने, भारत 70% भारत गांव में रहता है। और जब भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है कि हमें गाँव को भी साथ में लेके चलना होगा। और गाँव, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने 100 गीगावाट का जो अनाउंसमेंट किया, उसमें प्राइवेट प्लेयर भी इस परमाणु बिजली घर लगा सकते हैं, मतलब इक्विटी में भाग ले सकते हैं। पहले ये नॉर्म्स नहीं था, अभी संविधान में बदलाव हुआ है कि प्राइवेट लोग भी परमाणु बिजली घर में अपनी हिस्सेदारी दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत देश के लिए। तो इससे क्या होगा, देश में प्राइवेट लोग प्लांट लगाएंगे तो देश की बिजली बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। पहले ये समस्या थी कि प्राइवेट लोग प्लांट नहीं लगा सकते थे, लोगों में भी इसकी अवेयरनेस नहीं थी। अब लोगों में भी अवेयरनेस बढ़ेगी, और जो अपने बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस हाउस हैं, वो भी इसके अंदर अपना हिस्सेदारी निभाएंगे। तो हमारा काम निश्चित रूप में जल्दी होगा। जहाँ 10-10 साल परमाणु बिजली घर में लगते थे, 2 से 2.5 साल में परमाणु बिजली घर तैयार होगा। और ये सस्ती और अनवरत और एक नीट और क्लीन बिजली भारत को मिलेगी। इस एनर्जी में तो आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे देखते हैं क्या क्या बीच में हमारे लिए एक समस्याएं हो सकती हैं, उन्हें हम कैसे सुलझा सकते हैं, और पूरे जो इस एनर्जी पावर पर जिस तरीके से भारत काम कर रहा है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इन चीज़ों पर जानकारी एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि 2047 तक भारत आत्मनिर्भर बने। तो भारत 70% भारत गाँव में रहता है, और जब तक हम गाँव को साथ में लेके नहीं चलेंगे, भारत आत्मनिर्भर एक मतलब एक कहने में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में यदि हमें रियल में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो गाँव को साथ में लेके चलना होगा। और गाँव में हमारे पास 10 करोड़ खेत हैं, जिनके जिनके पास खेती और पशुपालन दो ही व्यापार हैं। यदि हमें उनको बढ़ाना है तो गाँव में पानी की व्यवस्था करनी होगी, गाँव में बिजली की व्यवस्था करनी होगी। गाँव में बिजली के लिए सोलर की व्यवस्था करनी होगी। यदि पानी और बिजली है तो वहाँ पर क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। तो वहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट और भंडारण की व्यवस्था करनी होगी। इससे क्या होगा, किसानों की जो इनकम आज 25,000 रुपये पर पर्सन पर एनम है, ग्रामीण सेक्टर की बात कर रही हूँ मैं, वो करीबन 2 से 3 लाख रुपए बढ़ जाएगी। अब वहाँ यदि पैसा, मतलब उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो उनकी डिमांड बढ़ेगी। वो अच्छे कपड़े पहनेंगे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अपने दवाई का ध्यान रखेंगे, अपने रोजमर्रा की चीज़ों का डिमांड करेंगे, अच्छे घर की डिमांड करेंगे। तो इससे हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ऊपर उठेगा। तो आज जो है कि डिमांड नहीं है। हम यदि विकसित भारत की बात करते हैं तो भारत के गाँव की डिमांड उठानी होगी, जिससे हमें दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं रहना पड़े। तो पहला तो ये करना होगा कि हमें गाँव को मजबूत करना होगा, और वहाँ की डिमांड बढ़ेगी तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। दूसरा, इंडस्ट्री यदि बढ़ेगी तो उसे चाहिए बिजली। बिजली के लिए हमें हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा, और इसमें थोरियम बेस्ड जो प्लांट है उनको बढ़ावा देना होगा। 300-300 मेगावाट के न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो अभी मोदी साहब ने अनाउंस किए हैं कि 100 गीगावाट यानी 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा से बने 2047 तक, हमें इसको बहुत जल्दी से लक्ष्य को पूरा करना होगा। सूरत की बात करें तो हर जीआईडीसी में 300-300 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट लगे, एसएमआर लगे, तो यहाँ के इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिलेगी, यहाँ की इंडस्ट्री को सस्ती स्टीम मिलेगी। क्यों? स्टीम के लिए बहुत सारा कोयला यूज होता है, और कोयला हम इंडोनेशिया से मंगाते हैं, और करीबन 12,000 करोड़ रुपया हमारा कोयला गैस जो हम कतर से मंगाते हैं इनको खरीदने में चला जाता है। तो भारत आत्मनिर्भरता की बात करें तो हमें गाँव को आत्मनिर्भर बनाना होगा। उसके लिए पानी बिजली की व्यवस्था करनी होगी, परमाणु ऊर्जा की व्यवस्था करनी होगी। सोलर को तो बढ़ावा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटॉमिक एनर्जी में लोगों में जागृति है, लोग उसका विरोध नहीं करें, ताकि सरकार प्लांट लगाने में इसमें उनको कोई अवरोध नहीं हो। कुछ जगह नए प्लांट लगाने की भी घोषणा हुई है, तो वो किस प्रकार से कहाँ कहाँ लगेंगे और क्या क्या उससे सुविधाएं मिलेंगी? अभी जो भारत में
जो योजना में है और जो निर्माणाधीन भी प्लांट है, जैसे चुटका है मध्य प्रदेश में, चुटका और शिवपुरी जहाँ पर प्लांट अभी कंस्ट्रक्शन में है। हरियाणा में भी है, ये है गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना, जिसको भी काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन अभी वो मतलब कार्यरत है, मतलब प्रोग्रेस में है। राजस्थान में बांसवाड़ा प्रोग्रेस में है। और अभी गुजरात में भी जो प्लांट योजना में था, मीठी बिल्ली अणु विद्युत परियोजना, वो भी यहाँ की यदि जनता उसकी डिमांड करेगी तो वो भी प्लांट यहाँ लग सकता है। और महाराष्ट्र में जैतापुर में, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में भी 9000 मेगावाट का परमाणु रिएक्टर, वो भी एक प्लान में है। और जो एसएमआर है वो पूरे भारत के 650 जो जिले हैं, हर जिले में एक एसएमआर प्लांट लग सकता है 300 मेगावाट का, जो उस पूरे क्षेत्र की बिजली की डिमांड को पूरा करेगा, ताकि हरित और सस्ती बिजली लोगों को मिल सके। सूरत में किस तरीके से क्या योजना है? सूरत में 80,000 करोड़ रुपए का कपड़ा मार्केट है और करीबन 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, और करीबन 7,20,000 की लूम्स हैं, जिसमें 14 करोड़ यूनिट बिजली चाहिए। और ये बिजली हमें कोयले से मिलती है। कोयला हम पूरा इंडोनेशिया से मंगाते हैं, क्योंकि भारत के पास जो कोयला है उसमें राख ज़्यादा है, धुआं ज़्यादा है और कार्बन एमिशन की समस्या है। यदि हमें जीरो कार्बन, क्योंकि 2070 तक जीरो करना है, अगर कार्बन एमिशन को जीरो करना है तो हमें एटॉमिक एनर्जी को बढ़ावा देना होगा। तो सूरत के अंदर 4 एसएमआर 300 मेगावाट, जैसे पांडेसरा में एक, पलसाना में एक, सचिन में एक, इस तरह से हमें 300 मेगावाट के न्यूक्लियर रिएक्टर लगे तो वहीं के इंडस्ट्री को ग्रीन बिजली मिलेगी, जो बिजली 40% तक सस्ती होगी। वहीं की इंडस्ट्री को स्टीम भी प्रोवाइड की जाएगी, जो स्टीम अभी कोयले से बनाते हैं, जो बहुत बड़ा अभी 2026 में कोयले का क्राइसिस हो रहा है। 2022 में भी सेम क्राइसिस हुआ था, जिससे वहाँ की डिमांड, मतलब कोयले की रेटें बढ़ गई थी। तो ये परमाणु बिजली घर होगा तो बिजली की समस्या खत्म होगी और स्टीम भी मिलेगी। ऐसे ही मोरबी के अंदर भी 1000 मेगावाट का परमाणु बिजली घर लगे तो वहाँ पर भी गैस की जो समस्या है, लोगों को अभी 60% फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो वो भी हमारी फैक्ट्रियाँ इंडिपेंडेंटली चल सकती हैं। आप विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो आपने जो बताया ये कब तक शुरू हो सकते हैं, क्या कोशिश करें? अभी जैसे आज ही प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था कि कलपक्कम में 500 मेगावाट का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर स्टार्ट हुआ है, तो ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है भारतवासियों के लिए। आप सबको मैं बधाई भी देना चाहूँगी कि जिसका हमें बहुत सालों से इंतजार था, क्योंकि इसी से भारत की स्वदेशी तकनीक का, जो कहते हैं ना कि उसकी शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि थोरियम को यूज़ करने की जो प्रणाली है, उससे छोटे छोटे रिएक्टर एसएमआर लगेंगे तो भारत निश्चित रूप में, जो हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं आज, अलग अलग कई जगह पर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हमको गैस की, पेट्रोल डीजल कोयले की जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान भारत के पास है। और आज माननीय मोदी जी ने इस बात में बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल भारत को दिया है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, कि हम अब नहीं रुकेंगे। अब भारत निश्चित तौर पर 2047 तक आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन उसके लिए हमें समय पर सही रणनीति से अपने काम को करना होगा, गाँव को साथ में लेके चलना पड़ेगा, गाँव की डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, इससे इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ेगी और हमारी इंडस्ट्रियां अनवरत रूप में चलेंगी। वो चलेंगी तो ही हमारा देश आत्मनिर्भर होगा, क्योंकि हमें जीडीपी को बढ़ाने का, जो जीडीपी का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा।